सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम क्लास 10th का मॉडल पेपर नंबर 7 हल कर रहे हैं, सवाल नंबर 11। जी हाँ, खंड ब से। इसमें हमें दिया गया है एक स्तंभ के आधार से 40 मीटर दूर स्थित बिंदु पर स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था, इन सवालों को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो आकृति दी गई है उसको हम बनाएंगे तो समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले एक स्तंभ बना लेते हैं। स्तंभ का मतलब ये हो गया, धरती से एक सीधा स्तंभ खड़ा है, ठीक है। अब उसके अंदर दिया गया है स्तंभ के आधार से, ये होता स्तंभ का आधार, उससे कहीं 40 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। 40 मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु है, ठीक है। और उस बिंदु से स्तंभ के ऊपरी सिरे, उस बिंदु से स्तंभ का जो ऊपरी सिरा है ये रहा, उसके सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो, चीजें समझना आसान कैसे हुआ। हमने जैसे आकृति बनाई, एक स्तंभ बनाया, स्तंभ का आधार और आधार से 40 मीटर दूर, आधार से 40 मीटर दूर एक बिंदु लिया। उस बिंदु से स्तंभ के, जो स्तंभ हमारा था उसके ऊपरी सिरा, उसका ऊपरी सिरा तो यही था, वहां का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। चलो, बन गया। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। स्तंभ ये था, उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। इसको आप एबीसी कोई नाम देना चाहे तो दे सकते हैं। देखिए, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ऊंचाई, और उसमें हमें साथ में आधार दिया गया यहाँ पर, तो उस आधार को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमारे पास ध्यान से देखिए, ये है लंब और ये बन रहा है आधार। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना है लाल कक्का वाली ट्रिक पर, जो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। लाल कक्का की ट्रिक में हमें देखना है कि L/A, यानी कि एल और ए परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है, साइन कोस टेन किस में आ रहा है, ये टेन में, ठीक है। ये हमें लिखना नहीं होता, एक्चुअली सिर्फ बताने के लिए लिखा था मैंने। ये लिखना तो ये है कि एच बटे में जो हमें दिया गया है, एक पूछा गया और एक दिया गया, तीसरा हमें कोई मतलब नहीं है, 10। अब डिग्री तो हमें यहाँ से देखना था, कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो देखो, एच बटे में था 40, अब 10 60 डिग्री जो दिया गया है, 10 60 डिग्री की हमें 60 डिग्री का मान रख देंगे। और उसके लिए हमें हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसकी। अब यहाँ पे देखते हैं, हमें एच है और ये भाग में जो 40 है वो चला जाएगा उधर गुणा में, तो गुणा में गया 40 √3 मीटर। तो ये हमसे पूछा गया, तो ऊंचाई हमने बता दी है। इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी एक चीज बता रखी थी, वही आप ध्यान रखिए कि ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। लेकिन इससे अगर आप पॉइंट में निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, और उसके लिए मैंने बताया था √3, इसका या तो भाग विधि द्वारा वर्गमूल करके निकाल लीजिए, वरना आप छोटे कुछ मान तो याद रख सकते हैं, जैसे √2 का, √3 का होता है 1.732, यानी आप 40 की गुना इससे कर दीजिए, हमारा फाइनल जो भी आंसर है वो निकल जाएगा। कैसे, जैसे 0, 4 दूना 8, 4 तिये 12, 4 7 28, 29, 4 एकम 4 और 6, सॉरी पॉइंट मैंने गलत लगा दिया, पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, गलत लगा दिया। 0, ये 8 2 9 6, पॉइंट था 1 2 3 संख्या पहले, तो 1 2 3 संख्या पहले ही आएगा। ये हो गई ऊंचाई। अब आप पॉइंट के बाद चाहे 2 संख्या निकाल दीजिए, 0 की वैसी भी कोई वैल्यू नहीं है, और आंसर यहां पर भी आप इतना करके छोड़ोगे तो भी क्या है, हमारा सही रहेगा। आगे हमें दिया गया सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 भी हमने काफी बार पहले किया, ये प्रश्नावली 10 से जो हमें जो दिया गया क्वेश्चन, इसमें दिया गया एक बिंदु है आर, ओ केंद्र वाले वृत्त। देखो, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि चीजें पढ़ने से ज्यादा आप अगर उसका वो डायग्राम बना लेंगे तो आसान हो जाएगी। जैसे यहाँ पे वृत्त बनाना है हमें, और उसका केंद्र क्या होगा, ओ। एक बिंदु लेना आर, ठीक है, कहीं पर भी ले लो आप, इधर इधर, जैसे मैंने यहां ले लिया। अब ये आर से ओ केंद्र वाले वृत्त पर आर ए और आर बी स्पर्शरेखाएं खींचनी है, यानी 2 स्पर्शरेखा तो ऐसे ही खींच सकते हैं हम, एक इधर और एक इधर। नाम देना आर ए आर बी, आर कहीं पर भी ए दे दो, कहीं पर भी बी दे दो। अब ये कह रहा है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर थीटा के कोण पर झुकी है, यानी ये थीटा पर झुकी हुई है,
और ए ओ बी हमें दिया है, ए ओ बी वो हमें दिया गया 40 डिग्री है। थीटा का मान निकालना है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, स्पर्श रेखाएं जाती है तो ये हमारा एक चतुर्भुज बन जाता है, क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि 4 भुजाएं, 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 भुजाएं तो 4 कोण भी होंगे। पहला कोण हमने वही ले लिया जो हमसे पूछा गया। पूछा क्या गया, ए आर बी लिख लो आप, ए आर बी, क्योंकि ये थीटा है ना। प्लस में दूसरा कोण हो गया हमारा आर ए ओ, ये वाला। तीसरा कोण हो गया आर बी ओ। चौथा कोण हमारा ए ओ बी, बीच वाला, या बी ओ ए, वैसे ए ओ बी दिया है तो ए ओ बी लिख लो आप। तो ये हो गया चतुर्भुज के चारों कोण। कितने डिग्री के होते हैं, 360। ध्यान से देखिए, जैसे हमें पता है यह कि जो प्रमेय 10.1 है उसके अनुसार कि स्पर्श रेखा त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर 90 के कोण पे बनी होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 का कोण बनाती होती है। तो हमारे पास आर ए ओ ये वाला 90 डिग्री और आर बी ओ दोनों 90-90 निकल गए हैं। चलो तीसरा ए आर बी, ये तो हमें थीटा दिया गया था ना, ये रहा। और ए ओ बी ये तो कहीं देखने की जरूरत ही नहीं, हमें दिया गया 40 डिग्री बराबर में 360। तो ये थीटा तो हम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन इन सबको ऐड कर सकते हैं। 90 और 90 180 और 40 हो गया 220 डिग्री बराबर में 360। तो यहाँ पर थीटा है बराबर में 360 है, और ये प्लस का 220 जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी थीटा बराबर कितना आ गया, 140 डिग्री। और हमसे क्या पूछा गया था, वो थीटा कोण। तो मान कितना है, 140 डिग्री। तो इन सवालों को आप ये डायग्राम शेप आप बना लेंगे तो करना थोड़ा सा, समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। वरना थोड़ा समझ तो जाएंगे लेकिन थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। और बोर्ड के एग्जाम में हमें पता है कि टाइम की कितनी वैल्यू होती है। आगे सवाल नंबर 13 में दिया गया, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 45 डिग्री है। यदि चाप की लंबाई हमें दे दी गई है, चाप द्वारा बने लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें इस सवाल में एक चीज ध्यान देनी है, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो चलिए हम निकाल लेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले चाप की लंबाई दे दी है। और मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी चाप की लंबाई हमें दे रखी हो तो हमें क्या करना है, उस चीज को पहले हल करना। और उसको हल करने का तरीका भी मैंने आपको पहले बता रखा था। देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जब चाप की लंबाई दी गई है तो हम लिखते हैं 1/2 और एल और गुणा में आर। तो 1/2 ठीक है, एल भी हमें दे रखी है, चाप की लंबाई एल होती है, लेकिन आर आपको कहीं भी दे नहीं रखी है यहाँ पर। तो हमें सबसे पहले आर निकालनी पड़ेगी, और आर निकालने के लिए जो हमें आंसर दिया गया उसी की हेल्प से हम निकालेंगे। तो चाप की लंबाई ही हमें दे रखी है तो उसी का फॉर्मूला लगा देते हैं, वरना हमें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर आर दी होती इसमें तो चाप की लंबाई और आर होती तो हम लघु त्रिज्या का क्षेत्रफल लगाते 1/2 और एल और आर। लेकिन एक त्रिज्या के लिए हमें ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लगाते हैं चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई जिसे हम नॉर्मली एल बोलते हैं उसका फॉर्मूला होता है 2πr थीटा बटे में 360 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले हमें चाप की लंबाई दी है तो वो उसके नीचे हम चाप की लंबाई लिख देंगे 5π, यही तो दिया गया है। और अब एक चीज देखिए, अगर आंसर में पाई है तो हम इस पाई के मान को बदलेंगे नहीं, 2, ठीक है। ये पाई जो हमारा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है गुणा में, उसको हम बराबर से इधर भाग में रख देंगे ताकि ये पाई पाई एक दूसरे से क्रॉस होके क्लियर हो जाए। 22/7 मान रखने की आवश्यकता नहीं है। गुणा में आर और गुणा में थीटा। एंगल तो हमें पहले से दिया हुआ है तो एंगल हम वो का वही रखेंगे। कितना दिया गया हमें, 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे एंगल रख देंगे 45 डिग्री, और भाग में था 360 डिग्री। तो देखो 2 से 360 कट रहा है 180 बार। वैसे आप 9 के पाड़े से या 5 के पाड़े से भी काट सकते हैं, वैसे 45 के पाड़े से कट रहा है। 45 से 45, 45 गुना 90, 45 3 135, 45 चौके 180। तो देखो यहाँ पे पाई से पाई कट गया। अब देखो बराबर में बचा है 5 और इधर बचा है ऊपर
सिर्फ आर बचा है, सब कट चुका है, और भाग में बचा है 4। तो ये बराबर में आर है, भाग में तो जो 4 है वो बराबर के इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में। तो 5 चौक हो गया 20, और ये किस में था, सेमी में। तो 20 सेमी बराबर आ गई है आर। त्रिज्या आने के बाद हमें लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना था। वैसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम जिस प्रकार से निकालते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, लेकिन जब चाप की लंबाई दे रखी हो तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा एल गुणा आर। तो देखो 1/2 है, एल हमें यहाँ पहले से दे रखी है, कितनी दे रखी थी, 5 पाई चाप की लंबाई, गुणा में आर, आर हमने निकाल ली है 20। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसको हल करना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 से 20 कट गया 10 बार, 1 की गुणा 5 से और 5 की गुणा 10 से करने पे आ गया 50 पाई। अब हमें एक चीज यहाँ पे यही देखनी है, पाई का मान अब हम रख देते हैं, क्योंकि अब हम फाइनल त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल पूछा था वो निकाल रहे हैं। देखिए वैसे पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है। अगर हमें दिया होता तो हम 3.14 भी लिख सकते थे, लेकिन अभी भी हो सकता है। ये कैसे, क्योंकि हमें पता है कि अब लास्ट फाइनल यही है, अब किसी से कट तो कुछ रहा नहीं, हमें गुणा और भाग करना ही है। तो या तो आप 50 की 22 से गुणा करके 7 का भाग लगा दीजिए, या सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, 50 गुणा 7 में 22 का भाग लगा दो, 22 में 7 का भाग लगा दो, तो ये जा रहा है 7 या 21 पॉइंट, 1 बचा, पॉइंट लगते ही 0 आ गया, 7 एकम 7 बच गया 3, 7 चौक 28, ये आगे चलता रहेगा, तो 3.14 यानी ये मैं सीधा भी लिख सकता था, लेकिन काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता कि फिर ये हमने 3.14 तो दिया भी नहीं है कहीं संकेत में। तो इस तरीके से करके भी तो हम निकाल सकते हैं। अब फाइनली क्या है, 50 की गुणा हो रही है 3.14 से, जो हम कर सकते हैं। ये हो गई 0, 5 चौक 20, 5 एक 5 एक 7, 5 दिया 15, 2 संख्या पहले पॉइंट था, 2 संख्या के बाद सारे जीरो ही है। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया है, 157 सेमी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाला है। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 13 भी होता है कंप्लीट। अब आ रहा है खंड स। खंड स में जो पहला सवाल है 14 में, एक समांतर श्रेणी के सभी 11 पदों का योगफल ज्ञात करो जिसका मध्य पद 30 है। देखिए सबसे पहले इसमें एक चीज जो हमें समझनी है, ये हम यहाँ पर कर लेते हैं इसका हल, ठीक है। जो ये प्रथम सवाल हमें दिया, देखिए हमें 11 पद दिए गए, हमें इतना पता है कि पद 11 है, और उसका बीच वाला पद, मध्य पद मतलब बीच वाला पद। सिंपल ये तो हम समझ सकते हैं कि बीच वाला पद कैसे निकलता है। अगर हमारे पास है 1 2 3 4 5, ये सिर्फ समझने के लिए, लिखने करने के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। 6 7 8 9 10 11 पद है ना, इसका मध्य पद कैसे निकले, देखो 1 2 3 4 5, आगे से 5 छोटे, पीछे से 1 2 3 4 5 छोटे, तो मध्य पद कौन सा आ रहा है हमारे पास, छठा आ रहा है। ऐसे आप नहीं समझे तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, जितने पद, जैसे मध्य पद हम निकालते हैं क्या करते हैं, जितने पद दे रखे उसमें अगर वो सम है तो सीधा 2 का भाग लगा दो, अगर वो विषम है, जैसे हम माध्यिका निकालते थे ना, उसी प्रकार से अगर वो विषम है तो n+1 कर दो, यानी 11+1 कर दो, उसमें 2 का भाग लगा दो, 11+1 12, 12 में 2 का भाग लगाओ 6, ऑटोमेटिक आ जाएगा। वरना मध्य पद तो हमें इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आगे से 5 पद रह गए पीछे से, वरना ऐसे छोड़ते रहो, आगे से 1 पीछे से 1 आगे से 2 पीछे से 2 आगे से 3 पीछे से 3 आगे से 4 पीछे से 4 आगे से 5 पीछे से 5, तो बीच में एक ही पद बचेगा, वो है छठा। और वो मध्य पद कितना हमें दे रखा है, 30। यानी सिंपल हमें यहाँ पे दिया गया है कि वो बीच वाला पद यानी कि छठा पद हमारे पास 30 है। अब छठा पद, अब छठे पद की हम समीकरण लगा देते हैं, क्या होती है, a+5d, ये बता रखा है ना, क्योंकि होता है a+n-1 गुणा d, तो a प्लस जितना पद है उससे 1 कम कर दो, 5 हो गया, d बराबर में कितना आ गया, 30। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1 कंप्लीट। अब हमें आगे दिया गया है कि ये तो आपने छठा पद निकाल लिया जो हमने दिया था, अब उन 11 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, ये होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट
2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d ब्रैकेट क्लोज। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे एस एन यानी 11 पद आ गए, तो n 11 बटे में 2। यहाँ आ गया 2a प्लस, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, n हमारे पास 11 था, माइनस में 1 गुणा में d, s 11 अपॉन में 2, यहाँ पे 2a प्लस 11 माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा 10d। अब आगे वाला तो सेम ही चल रहा है और ब्रैकेट में हम देख रहे हैं कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल दो। जैसे इसमें भी 2 और इसमें भी 2 का चला जाएगा भाग, तो हमने 2 कॉमन लिया, तो 2 से 2 गया तो बचेगा a प्लस, और उसी 2 से 10 में हम 10 में डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा। ये तो समय पता है कि जैसे कॉमन कैसे हम लेते हैं, तो 2 से 2 चला गया a बच गया, प्लस 2 से 10 चला गया 5 पर d बच गया। तो 2 से 2 ये कॉमन जो आया था वो भाग से एक दूसरे से क्रॉस हो गए। तो 11वें पद का हम योगफल निकाल रहे थे, 11 पदों का योगफल निकाल रहे थे, तो अब बचा 11 और ब्रैकेट में है a प्लस 5d। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल सा हमें रखना है समीकरण 1 का जो मान है, क्योंकि ध्यान से देखो a प्लस 5d आ रहा है, a प्लस 5d, तो समीकरण का 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो फाइनल आ गया। अब समीकरण 2 यही थी हमारे पास, 11 पदों का योगफल निकाल रहे थे 11। अब a प्लस 5d, a प्लस 5d की जगह हम क्या रख सकते हैं 30, क्योंकि दोनों जगह बराबर ही तो होते हैं दोनों एक दूसरे के, तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं 30। वैसे ब्रैकेट की तो ज़रूरत थी नहीं, कोई बात नहीं, हमें पता है ब्रैकेट और संख्या बीच में कोई निशान है तो किसका आता है गुणा का। तो s 11 की गुणा हमें किससे करनी है 30 से, 11 की गुणा 30 से करने पे कितना आएगा 0, 330। और ये क्या है S11 यानी 11 पदों का योगफल, 11 पदों का योगफल हमसे पूछा गया था, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब इसके अथवा में हम दूसरा सवाल है उसे देखते हैं, उसे समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड हम देख रहे हैं उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें 2 समांतर श्रेणियां हैं यानी 2 एपी है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर प्रथम n पदों का योगफल का अनुपात तो हमें दे रखा है, ये दोनों है अनुपात है ये, और ये अनुपात में दिया गया है यानी बट्टे में, हमें 9वें पद का अनुपात याद करना है। तो देखो 2 श्रेणियां है, 2 श्रेणियां दे रखी है, तो पहली में 9वां पद कैसे बनेगा a प्लस 8d, ये 9वां पद हो गया। हमें पता है ना अगर 9वां पद निकालना है तो a प्लस जितना पद है उसे कम करके d कर दो, ये हमें पता पहले से ही है। अब दूसरी समांतर श्रेणी होगी तो उसमें भी 9वां पद है, तो हम वहाँ पे a9 तो नहीं लिख सकते, हमें थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा, तो हम a कैपिटल कर देते हैं थोड़ा डिफरेंट दिखने के लिए, ठीक है। और इसमें हमें क्या देखना है यहाँ पर, सबसे पहले एक ही चीज़ है कि हमारे पास जो a हमने उसको कर दिया है कैपिटल, तो देखो अब a कैपिटल ही था, ये a इक्वल आ गया प्लस। अब 9वां पद तो हमें पता है 1 कम होके 8, ये तो कॉमन ही रहने वाला, d भी हम अलग कर देते क्योंकि दोनों समांतर श्रेणी में d कॉमन तो नहीं आ सकता ना, कोई ज़रूरी तो नहीं है ये, तो इसमें हम इसमें भी कैपिटल कर देते ताकि दोनों में आपको डिफरेंस रहे। तो दोनों समांतर श्रेणियों का 9वां पद हमने निकाल लिया, इस प्रकार से निकलने वाला है। लेकिन अब इसने क्या बोला उस पर भी देखो, योगफल दिया, योगफल का अनुपात है। अब 9वें पद का हमें अनुपात निकालना है योगफल का, तो योगफल के लिए योगफल का फॉर्मूला लगाओ जो होता है n बट्टा में 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, ठीक है। और अनुपात था तो अनुपात आप ऐसे अनुपात में भी रख सकते हो और बट्टे में भी रख सकते हो, एक ही बात होती है। दूसरा भी 9वां हम पद निकालेंगे, लेकिन दूसरे में भी अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा n बटे 2 2a
सॉरी ए इस बार हमने सेकंड वाले में कैपिटल किया तो कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। एन तो देखो दोनों में कॉमन ही चल रहा था, और डी दूसरे वाले हमने क्या किया कैपिटल। तो ये हमारे दोनों जो योगफल आए हैं कोई n पदों का, उनका अनुपात हमने दे दिया। कितना दिया है वो हमें दिया गया है। पहले का अनुपात तो था 7n प्लस 1 और दूसरे का अनुपात था 4n प्लस 27। देखो सिंपल चीज़ों ध्यान समझो, नवे पद का निकालना, नवे पद हमने निकाल कर रख दिए, इस प्रकार से निकलने वाले। अभी ये हल नहीं किए। फिर हमें बोला गया किसी भी n पदों के योगफल, योगफल में फॉर्मूला ये लगता है, और एक ही सवाल में दो समांतर श्रेणियां, तो हमने डिफरेंट करने के लिए एक को स्मॉल और एक को कैपिटल कर दिया, वरना दो फिर ए समान हो जाते हैं डी डी, तो हमने दोनों में डिफरेंस कर दिया। पद तो n ही है तो वो रह गए, बाकी फॉर्मूला है। दोनों के अनुपात हमें दिए तो हमने अनुपातों को सामने रख दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है हमें कि हमें क्या करना है, यहाँ पर नवे पद का अनुपात निकालना है। तो इनको नवा पद कैसे बना सकते हैं यानी कि यहाँ पर अंदर a प्लस 8d, ए तो चलो आ जाएगा कहीं ना कहीं से, लेकिन 8d कैसे बनेगा। 8d यहाँ पे ऐसे नहीं बन सकता। अगर आप सोच रहे हो कि हम 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, तो बेटा 8 तो वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर वो 2 आ रहा है, हमें a के साथ 2 नहीं चाहिए, यानी हम 2 कॉमन लेने वाले होंगे, तभी तो वो 2 हटेगा यहाँ से। और अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ अगर आप 9 माइनस 1 9 लिख रहे हो तो 9 माइनस 1 8 होगा, और 2 से 8 कॉमन जाएगा तो 4 बच जाएगा, और 4d हमें नहीं चाहिए, हमें 8d चाहिए। तो हमें कैसे हम यहाँ समझेंगे कि 2 जो यहाँ से हटाना भी हमें, तो हम 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 2 से 2 चला गया, तो 2 से कॉमन क्या लें कि यहाँ पे 8 आ जाए, तो 2 से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 16 होगा, तो 2 से 16 में हम कॉमन लेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी 2 में 16 में 2 का भाग लेंगे तो 8 आ जाएगा। ये थोड़ा समझने वाली बात है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें 16 चाहिए, और 16 कैसे आएगा, जब n 17, अगर 17 माइनस 1 होगा तो 16 आ जाएगा, और नीचे वाले में भी सेम यही चीज़ अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो अब हम देखो यहाँ पे पद एक बार के लिए n माइनस 17 लेते हैं। देखिए अब लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैंने 17 क्यों लिया है। अभी मैंने समझा तो दिया था, लेकिन अब करके भी देखते। देखिए अब हमने यहाँ पे क्या समझा है कि हमने n 17 लिया है, तो आपको n की जगह क्या लिखना है, 17 बट्टे में क्या है 2, ठीक है। और ये बट्टा तो चल ही रहा था, ब्रैकेट में 2a हमारे पास अभी नहीं आया है, प्लस n आया है जो कि था 17 माइनस 1 गुणा में d, और बराबर में जो था वो तो वैसे का वैसे ही है, लेकिन अब वहाँ पे क्या बदला हुआ है चलो मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये कर लेते हैं। n तो 17 ही आ गया, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, बट्टे में 2, ब्रैकेट 2 कैपिटल A डिफरेंस करने के लिए लगाया था, प्लस और n हमने 17 ले लिया है माइनस 1 गुणा में कैपिटल D, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अब देखो 17 बटे 2 17 बटे 2 एक दूसरे से क्या हो गया, कंप्लीटली क्रॉस हो गया। बराबर में मैं कुछ समझा रहा था वो देखो 7 है, और n हमने लिया, तो n जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ n की जगह n का मान रखेंगे 17, तो n यहाँ पे आ गया गुणा में, कितना मान आया था हमारा 17, फिर प्लस में क्या था 1, बट्टे में भी देखो 4, n है गुणा में, तो n की जगह हमारा मान क्या आया था 17, जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ पूरा n 17 रख दो, प्लस में क्या था 27। अब इस चीज़ को हम धीरे धीरे आगे हल करते हैं। अब इसमें तो क्या हल हो रहा है, इसमें तो बचा है 2a प्लस 17 माइनस 1 16d, और बटे में बचा था 2 कैपिटल A प्लस 17 माइनस 1 16 और कैपिटल D, बराबर में इसको हल करना है। देखो 17 गुणा 7 से करनी है, तो ये हो गया हमारा 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, प्लस में 1 है, 17 गुणा 4 सौ रही है, 17 चौक 68, और प्लस में कितना आ रहा है 27, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब जो मैंने कॉमन लेने वाली बात कही थी, दोनों में कॉमन आ जाए, तो कॉमन हमारा 2 आ रहा है दोनों में, तो हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं 2, तो 2 से 2 गया तो a बच गया, प्लस 2 से 16 जाएगा तो 8 बच गया। इसलिए मैंने कहा था कि हमें a प्लस 8 चाहिए, तो हम क्या करें, हमें यहाँ पर a प्लस 8 के लिए अंदर 16 लाना पड़ता, और 16 कैसा था 17 माइनस 1 करने पर, यानी n कितना रखना पड़ता 17, और n 17 रखा तो फिर सभी n की जगह हमने 17 रख दिया। तो ये चीज़ समझने वाली मैंने आपको बताई थी।
बट्टे में भी 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे ए 2 से 2 गया तो कैपिटल ए, प्लस 2 से 16 गया 8 बार और कैपिटल डी, और बराबर में 119 प्लस 1 हो गया 120, और 68 प्लस 27 हो गया 8 7 15, 6 2 8 1 9, 95। अब ध्यान से देखो, ये 2 से 2 एक दूसरे से क्या हो गए, क्रॉस, क्योंकि भाग और ऊपर दोनों तरफ 2 थे, क्रॉस हो गए। अब हमारे पास क्या बचा है, ऊपर बचा है a प्लस 8d, और बट्टे में क्या बचा है, कैपिटल A प्लस 8 कैपिटल में d, और बराबर में क्या बचा है, देखो अगर इधर कट रहे तो इधर भी क्यों नहीं कटेंगे, किसी पाड़े से कट रहा तो हम काट देंगे। जैसे 5 के पाड़े से 5 एकम 5 बच गया 4, 45 हो गया, 5 नहीं 45। यहाँ पे भी 5 दूना 10 बच गया 2, 20 हो गया, 5 चौक 20, तो बराबर में बचा 24 बट्टे में 19, 24 बट्टे में 19। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या पूछा गया था, हमें 9 पदों का अनुपात पूछा था, 9 पदों का, जो समीकरण एक जो बन रही थी पहली समांतर श्रेणी और दूसरी, तो 9 पद की समीकरण तो यही तो बनती है। हम क्या कह सकते हैं, इसकी जगह ये भी तो लिख सकते हैं, यानी ये 9वां पद हो गया जिसका अनुपात है 24, और ये दूसरे वाले में भी तो a प्लस 8d की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल है तो कैपिटल, दूसरी समीकरण होगी ये। इसका मान भी कितना आ रहा है 19, यानी कि दोनों जो हमारे आए हैं उनका अनुपात आ रहा है 24:19। तो 9 पदों का अनुपात आ गया 24 और अनुपात में आ गया प्रोपोर्शन 19। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 14 था उसके दोनों सवाल होते हैं कंप्लीट।